है, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में बहुत कुछ पढ़ लिए है ना। अब होगा क्लासिफिकेशन, और इसको भी लिया है ना, रिविजन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या बात समझ में? यस सर। क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल का जो मेन ढांचा यही है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ ये डी आ गया, फिर किनारे में यही है, यही डिजाइन है ना। ठीक है, ये डिजाइन में ये क्या हो गया, इनर्ट गैस हो गया, जिसको नॉबल गैस भी बोलते हैं, है ना। ये हो गया नॉबल गैस, नॉबल गैसेस यहाँ आएगा। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नॉबल गैस का क्या होता है, NH2 NP6। ये हो गया, पूछेगा नॉबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हो गया NH2 NP6। ठीक है, आया बस में जनरल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सिर्फ लिख रहे हैं, पूरा थोड़ी लिख रहे हैं, है ना। सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का पूछेगा जब भी, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का खाली लिख देना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा गया नॉबल गैस का तो होगा NH2 NP6। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लिखते हैं ना इसको। हाँ, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये जो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का प्रॉपर्टी वो शो करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। समझ गए, वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है, NS1 NP126। यह है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट का। सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लिख रहे हैं, यह ध्यान रखना है कि हम जो लिख रहे हैं सिर्फ आउटर मोस्ट, इसके पहले वाला जो सेम है उसको अपना लिख लेना है। ठीक है ना, क्लियर? ये हो गया। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है तो लिख देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है ना, क्लियर? उसके बाद ये क्या है, डी ब्लॉक है। ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसका जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी लिखेंगे, तो सबसे n-1d में जाता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन। 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है इसमें। ठीक है ना, आया समझ में। और s ऑर्बिटल में नहीं भी रह सकता है, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, NS0 समझ गए। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है ना। हाँ, ठीक है। और ये हो गया हमारा S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया डी ब्लॉक, मतलब क्या हो गया, ग्रुप 3 से 12, है ना। ये हो गया हमारा ग्रुप 18। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ ग्रुप 13 to 17 आ गया, समझ में? क्लियर? हम लोग इसको भी पी ब्लॉक एलिमेंट ही मानते हैं, इनर्ट गैस को, नॉबल गैस को भी हम लोग पी ब्लॉक नहीं मानते हैं। इसका कंप्लीटली फील्ड रहता है, चूँकि रिएक्शन नहीं करता है इसलिए अलग से पढ़ते हैं।
लेकिन बहुत सारा साइंटिस्ट इसको पी ब्लॉक ही मानते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में ही जाता है। समझ गए ना? अगर पी ब्लॉक में हम इसको लिख देंगे तो हमको कोई गलत नहीं कहेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं कहेगा। समझ गए ना? आई बात समझ में? इसको भी बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है? क्योंकि इसमें भी जितना एलिमेंट है वो अपने ग्रुप में जो है अपने ग्रुप के कैरेक्टर को मेंटेन रखता है, इसलिए इसको भी हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है? इसको नहीं बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। जो जिस ग्रुप में है पूरी तरह से वो अपने ग्रुप के प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं रखता है। समझ गए? वो बहुत वेरिएशन है उसके प्रॉपर्टीज में, उसका अलग अलग रीजन बताया जाता है ना। ग्रुप के बेसिस पे ग्रुप 3 से लेकर के 12 में ग्रुप के बेसिस पे कोई नहीं बता सकता है परफेक्टली कि इसका ये प्रॉपर्टीज होगा। समझ गए ना? बहुत वेरिएशन होता है। आई बात समझ में? क्योंकि बैलेंस ही बदलता है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 का जितना भी एलिमेंट्स है उसका एक बैलेंस ही नहीं होता है, इसके पास वेरिएबल बैलेंस ही है। हाँ, जैसे पहले हम पढ़ाए हैं ना, आयरन का 2 बैलेंस ही होता है, 2 और 3 होता है। हाँ, कॉपर का भी 2 बैलेंस ही होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। तो वो सब यही वो सब एलिमेंट इसी एरिया में आता है जिसका वेरिएबल बैलेंस है। तो बैलेंस ही बदलेगा तो उसका प्रॉपर्टी भी बदलेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि 100% ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उस ग्रुप से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होता है उसके पास। समझ गए ना? क्लियर? और इसका इलेक्ट्रॉन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS 1 से 2। ग्रुप 1 में रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, ग्रुप 2 में रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है ना? आया बस समझ में? ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2। समझ गए? क्लियर? उसके बाद हम लोग नीचे में बक्सा बनाए हो, है ना? यही है ना? है? तो ये हो गया हमारा F ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है? F ब्लॉक एलिमेंट। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ किसके आधार पे हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ना। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी पता चलेगा कि S में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कि P में जा रहा है, कि D में जा रहा है, कि F में जा रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन किस पर हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर उनको पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करना पड़े, पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करना पड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो इसको हम इतने ग्रुप में बांटेंगे, 1 2 3 4, कम से कम 4 में जाएगा। अगर इसको अलग कर दिए तो भी 5 हो जाएगा। ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है? अब इसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसमें क्या होगा? N-2 F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होगा, और D में 2 ही या तो 0 होगा या 1 होगा। D में कितना होगा? 0 होगा या 1 इलेक्ट्रॉन। कल लिख के हम लोग बनाए थे ना, N-1 D या तो नहीं होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद आता है S ऑर्बिटल NS2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। समझ गया? ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछा जाता है, और ये जितना चीज़ पढ़ा है अगर पीरियोडिक टेबल ठीक से समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा जो आगे का चैप्टर है ना, S ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, P ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, D ब्लॉक एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट 12 में पढ़ना है। तो ये जो 4 चैप्टर है तुम्हारा 50% पढ़ाई यहीं हो रहा है। समझ गए ना? 50%। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर हम जब वहाँ अलग से पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पीरियोडिक टेबल
पढ़ना समझ में आना जरूरी है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे का 4 चैप्टर तुम समझ गए। नहीं भी हम पढ़ाएंगे ना तो वो चारों चैप्टर समझो तुम पढ़ लिए यहीं से, और ये समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ तो हम ऊपर से भागेंगे ना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ ठीक है। तो इतने ये जो है हो गया क्लासिफिकेशन, और इस सब का अलग अलग नाम भी दिया गया है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप है। एस ब्लॉक एलिमेंट में कितना ग्रुप है? 2 है। लिख लिया ना, 15 मिटाते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें 2 ठोक है, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ठीक है, और ग्रुप 2 को हम लोग ग्रुप अल्कली मेटल ग्रुप, ये हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल ग्रुप हो गया और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। ठीक है, अल्कली मेटल क्यों कहते हैं ग्रुप 1 वाले को? ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट्स है वो सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। हाँ, ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। समझ गए? और ऑक्साइड में जो भी बनता है ग्रुप 1 का एलिमेंट वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर है, और वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कली हुआ कि नहीं? तो क्यों इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल? क्योंकि इसका मेटल जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ना। अल्कली मेटल इस ग्रुप इसलिए बोलते हैं कि सारा का सारा सॉफ्ट मेटल है, सारा का सारा सॉफ्ट मेटल है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। जैसे लिथियम है तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड बनता है 10th में भी पढ़ाया जा चुका है ये, है ना। एसिड बेस चैप्टर या मेटल नॉन मेटल में पढ़ाए हमने, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाए। तो वहाँ पर जो है ये मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और मेटल ऑक्साइड जो होता है ग्रुप 1 वाला हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में तुरंत घुल जाता है और वो रिएक्ट कर जाता है, वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में हम लोग क्या है, सोडियम लेते हैं एग्जांपल, ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलेगा, रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NaOH। ये क्या है, अल्कली है कि नहीं? यही काम सारा मेटल करता है ग्रुप 1 में, ये काम सारे एलिमेंट करता है ग्रुप 1 में। आगे समझ में? तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस ग्रुप का हम लोग ले लेते हैं क्या, मैग्नीशियम ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी पानी में घुलेगा लेकिन कम घुलता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी OH, ये भी बनाया हाइड्रोक्साइड, इसलिए ये भी अल्कली कहता है। लेकिन हम इसमें अर्थ जोड़ दिए, अर्थ जोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ अल्कली मेटल जितना भी है सब के सब सॉफ्ट होता है, मतलब फ्यूजेबल होता है। अगर ऐसे ही हीट कर दो इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो ये मेल्ट कर जाएगा। तो ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट है वो सॉफ्ट होता है, अगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा इजीली। वीक नहीं है, सॉफ्ट है। हाँ, वीक का डेफिनेशन क्या होता है मालूम है? वीक मतलब एक्शन होता है। समझ गए? देख के कोई वीक नहीं होता, वो कितना एक्टिव है, एक्शन कितना लेता है उस पर। मोटा ताजा आदमी है तो मजबूत है क्या वो? हाँ, वैसे धक्का देंगे गिर जाएगा, उठ भी नहीं पाएगा।
तब तो सब मोटा ताजा आदमी को हम सेना में ले लेते, जितना मोटा है चलो आ जाओ। उसके एक्शन से, एक्टिविटी से स्ट्रांग और वीक बोला जाता है। समझ गया कि नहीं? आई बात समझ में? ये सॉफ्ट होता है, इसको हीट करेंगे तो थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है ना? इसलिए इसको सिंपली अल्कली मेटल। और ये हार्ड होता है। ग्रुप 2 एलिमेंट जो होता है हार्ड होता है अर्थ के मटेरियल। जैसे मिट्टी है, उसको कितना भी गर्म करके मेल्ट करना आसान नहीं होता है। मिट्टी को गर्म करके मेल्ट करना आसान नहीं है। मतलब क्या होता है? हार्ड है। तो इसीलिए जोड़ दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक अर्थ। अर्थ को जैसे अर्थ, मिट्टी ले लो, कितना हीट करो जल्दी मेल्ट नहीं होता है ना? जब ईटा का भट्ठा लगता है तो एक आध गो दो गो ईटा उतना में से 2 4 10 गो पिघल जाता है, जो सबसे नीचे रहता है ना? तो आसान नहीं है। तुम कितना कोशिश करोगे घर में नहीं मेल्ट होगा। चूल्हा पे चढ़ा के 10 12 दिन 50 दिन रखो, मेल्ट ही नहीं होगा मिट्टी। समझ गया ना? तो हार्ड है ना, इनफ्यूजिबल है। ये क्या है? फ्यूजिबल है। सॉफ्ट है और फ्यूजिबल है। फ्यूजिबल मतलब मेल्ट हो गया, लिक्विड में बदल गया। और ये सब क्या है? इनफ्यूजिबल है। हार्ड है, इनफ्यूजिबल है। इसका ऑक्साइड भी हार्ड बनता है, पानी में आसानी से घुलता नहीं है। ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, ये पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर है। इसमें सारा सोडियम ऑक्साइड पानी में घुल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर 1 किलो दिए ना तो 1-2 ग्राम घुलेगा। समझा? अगर 1 किलो मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में डालेगा तो 1-2 ग्राम घुलेगा। तो क्या हुआ? पार्शियली सॉल्युबल है ना? है बस में। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आ गया? क्लियर? हाँ? उसके बाद आता है हमारा एस के बाद बगल में कौन है? डी ब्लॉक। बगल में आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोग प्रीसियस एलिमेंट भी बोलते हैं। प्रीसियस एलिमेंट, सोना चांदी सब इसी में है। यहाँ पर है ये 3 गो जो है ना, 10 11 12 सब महंगा सब। समझ गया कि नहीं? हाँ, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके एक तरफ मेटल है, दूसरे तरफ नॉन मेटल है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है? ये तो पुराना डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट का। नया डेफिनेशन क्या है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 10 है ना? तो जिसमें हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। इधर मुंडी घुमाया तो मेटल दिखा, इधर मुंडी घुमाया तो नॉन मेटल दिखा, बीच में वो गवाह, हाँ भाई इधर मेटल है उधर मेटल है ना? और सैंडविच बन गया, खाने में मजा आता है। सैंडविच नहीं है, मेटल नॉन मेटल दोनों पकड़ के दाब दिया इसको। तो इसीलिए ये कहोगे कि ये प्योर मेटल के जैसा काम करता है, नहीं है। कब मेटल है, कभी लगे उसमें नॉन मेटल का भी करेक्टर है, लेकिन मेटलॉइड नहीं है। मेटलॉइड यहाँ पर, यहाँ सीढ़ी जैसा बताया तुमने, तो मेटल की तरह बिहेव करेगा और कुछ केमिकल रिएक्शन का नॉन मेटल के जैसा भी मिल जाएगा। बॉन्डिंग पैटर्न इसमें नॉन मेटल भी मिल जाएगा, जबकि मेटल है फिर भी तो थोड़ा टिपिकल टाइप का है। समझ में आ गया? डी ब्लॉक हाँ। और वेरिएबल वैलेंसी होता है, हार्ड होता है, ये सब के सब हार्ड है। डी ब्लॉक सब के सब हार्ड है, सबके सब हार्ड है, क्योंकि इसमें 2 तरह का बॉन्डिंग हो जाए। मेटल है तो मेटालिक बॉन्डिंग होता है, और चूंकि इसमें थोड़ा बहुत नॉन मेटल का कैरेक्टर है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर लेता है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग भी आ जाता है, तो मेटालिक बॉन्डिंग भी आ जाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी आ जाता है, तो जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आया? जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि 1 वाला सॉफ्ट हुआ, 2 वाला थोड़ा हार्ड हुआ अर्थ के जैसा,
और ये सब तो हार्ड होता ही है, प्रीसियस भी है, हार्ड भी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए। कलरफुल वर्ल्ड इसी पे चलते हैं। ये सब सादा वाला आदमी है, ये सब सादा वाला आदमी है, और ये जो है रंगीन आदमी है। समझ गए। ये दुनिया जो कलरफुल देखते हो, कलरफुल वर्ल्ड, समझ गए, क्लियर है। और उसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसको इनर ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में जा रहा है, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 में जा रहा है, लास्ट से तीसरा। इसमें लास्ट से दूसरा में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसमें लास्ट से तीसरे ऑर्बिट में जा रहा है। ये लास्ट से दूसरे ऑर्बिट में, इसमें लास्ट से तीसरे ऑर्बिट में जा रहा है। इसको अगर हम ट्रांजिशन बोले तो इसको इनर ट्रांजिशन बोले, क्योंकि और अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तो ये सब क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप है, ग्रुप 13, इसमें कुछ मेटल भी है, इसमें कुछ यहाँ पर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलाइट भी है। ये परफेक्ट मेटल का ग्रुप नहीं है। ग्रुप 13 से 17 जो है परफेक्ट जो है कहेगा कि नॉन मेटल का ग्रुप है, ये नहीं है, वेरिएशन है। इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलाइट भी है, तीनों है। ठीक है, फिर सिर्फ कहने को हम कहते हैं कि ये पी ब्लॉक है, नॉन मेटल का ग्रुप। ठीक है ना। तो अब हमको क्लासिफिकेशन करेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। ये प्योर मेटल है, ये जो है प्रीसियस मेटल है दोनों मेटल है। ये सब टिपिकल मेटल, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को टिपिकल मेटल। मेटल का सारा कैरेक्टर है इसमें, नॉन मेटल का कोई कैरेक्टर है ये नहीं है इसमें, तो टिपिकल मेटल हो गया। और ग्रुप 3 से 12 है तो मेटल, 99% इसमें मेटल का ही कैरेक्टर है, लेकिन 1-8% इसमें नॉन मेटल का कैरेक्टर भी नज़र आता है। समझ गए ना, आई बात समझ में। तो ये हमको अलग नाम दिया गया, प्रीशियस मेटल, समझ गए। और यहाँ पर तो सब कोई है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलाइट भी है। पी में तीनों है, समझ गए। ऊपर में नॉन मेटल है, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो मेटलाइट आएगा, मेटलाइट के बाद फिर मेटल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इनर्ट गैस। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट में। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग जो रियल पढ़ाई करना है वहाँ पहुँचेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यही चीज़ पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? The property which depends upon the electronic configuration of the element, that is called periodic property. ठीक है ना। Property which depends upon electronic configuration. Properties which depends upon electronic configuration. वो सारे प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो सब को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होता है वेरिएशन के साथ। समझ गए ना। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन होता है, तो उसका जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी वेरिएशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे? और ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखता है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल में नजर आता है। समझ गए ना। जब तक हम पीरियोडिक टेबल सामने रखेंगे तभी हमको महसूस होगा ये प्रॉपर्टीज, दूसरे जगह ये महसूस नहीं होगा। जो अभी पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टी सिर्फ पीरियोडिक टेबल में ही नजर आएगा, और पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टी इस तरह का नजर आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वेरिएशन के वजह से।
यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन होता है, तो उसका प्रॉपर्टीज़ का जो मैग्नीट्यूड है उसमें वेरिएशन आता है। ठीक है, उस वेरिएशन का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन है? एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, आयनिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, हाँ रेडियस बोलो साइज बोलो एक ही बात, साइज और रेडियस एक ही बात होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी एटम्स है उसको हम स्फेरिकल बनाते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम पूछेंगे भाई इस बुक का साइज क्या है, बता दोगे कि इसका लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतना है, थिकनेस इतना है। टेनिस बॉल का साइज पूछेंगे तो क्या बताएगा? टेनिस बॉल का साइज बताओ, क्रिकेट बॉल का साइज बताओ, फुटबॉल का साइज बताओ, कैसे होता है? उसमें तो सरकमफ्रेंस होता है, तो स्फेरिकल है, कैसे बताएगा? तो उसमें जो फिक्स चीज़ क्या होता है? रेडियस एंड डायमीटर, रेडियस और डायमीटर। तो रेडियस और डायमीटर जो है बताना है, तो कन्वेंशन लिया गया कि डायमीटर नहीं बताएंगे, रेडियस बताएंगे, है ना। ट्रेडिशन होता है ना, जैसे सोसाइटी में ट्रेडिशन होता है वैसे ही केमिस्ट्री में भी ट्रेडिशन है। तो इस ट्रेडिशन को फॉलो किया गया कि हम लोग को जब स्फेरिकल चीज़ का साइज पूछेंगे तो हम बताएंगे रेडियस। ठीक है, तो हम एटॉमिक साइज लिखे मतलब एटॉमिक रेडियस बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस मिलके मतलब एटॉमिक साइज का बात कर रहे हैं। अब हम उसमें डायमीटर बोलेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना है ना। हाँ, समझ गए? आया बात समझ में? तो एटॉमिक साइज हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस तरह का बहुत सारा है। ठीक है, अभी इतने नहीं, तो आगे पढ़ाते जाएंगे, जानते जाएंगे कि कौन कौन है, समझे? हैं? एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो चेंज होता जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एटॉमिक वॉल्यूम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जितना जगह को कवर करता है, जितने जगह को ऑक्युपाई करता है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। तो कोई सॉलिड सब्सटेंस रहेगा तो कितना जगह कवर करता है ये तो मुश्किल होगा नापना, है ना। अगर उसका शेप ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब स्मूथ है, क्यूब के जैसा है, क्यूबॉइड के जैसा है, तब तो हम नाप लेंगे। अब एक पत्थर का टुकड़ा उठा के लाएंगे, बोले निकालो कितना वॉल्यूम है इसका, कैसे नापेगा? इधर गड्ढा है, उधर गड्ढा है, उधर ऊंचा, संभव है नापना? जैसे हम ही लोग का शरीर है, बोला आप वॉल्यूम नापो तो मेरा शरीर डिफिकल्ट है कि नहीं? हमारे शरीर का वॉल्यूम नापना डिफिकल्ट है। तो अगर हमको तुमको बोलेंगे कि वॉल्यूम अपने शरीर का नाप के दिखाओ, कैसे नापेगा बताओ? बोलो कैसे नापेगा? नहीं नापेगा, छोड़ देगा। बहुत आसान है, बड़ा ऐसा ड्रम लेंगे, उसमें पानी भर देंगे पूरा ऊपर तक, ठीक है, और उसमें हम घुस जाएंगे, अगल बगल कंटेनर लगा देंगे, जैसे घुसेंगे सारा पानी बाहर निकलेगा, जितना जगह हम कवर करेंगे उतना पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम उसमें ड्रम में डूब जाएंगे, तो हम पूरा शरीर को डुबा लेंगे, तो उतना पानी बाहर आ जाएगा। फिर उस पानी को नाप लेंगे जो बाहर आया पानी, तो वॉल्यूम पता चला कि आई बस। तो वैसे ही कोई सॉलिड, मान लो एक बोरा सोडियम ले आए, एक बोरा मैग्नीशियम ले आए, एक बोरा कैल्शियम ले आए, आप बोल रहे वॉल्यूम निकाल दो इसका, कैसे निकालेंगे? हाँ, बहुत मुश्किल है ना। उसका शेप एंड साइज ही ऐसा रहेगा कि हम मुश्किल है, नाप ही नहीं सकते हैं ना।
तो उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। इसको पानी मिलाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, अपने आप को पानी में इसलिए डुबा दिया कि जानते हैं हम रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये सबको पानी में देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। समझ गया? तो परफेक्ट वॉल्यूम हमको पता नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इनर्ट इन्वायरमेंट में रख करके हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा ना कितना लीटर, कितना जगह कवर किया, वॉल्यूम पता चलेगा ना। इसीलिए डेफिनेशन में लिखे हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल एटम। ज़्यादा हमको क्या निकालना है, एटॉमिक वॉल्यूम। तो 1 मोल एटम लेते हैं, सिंबल क्या है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मोल ऑफ एटम लेंगे, उसको हम लोग मेल्ट करेंगे। मेल्ट कब होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर ना। तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर हम मेल्ट करेगा, लिक्विड में बदल जाएगा। उस समय देखेंगे कि कितना वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। तो प्रैक्टिकली पता करिए कि मेल्ट कर दिए और मेल्टिंग पॉइंट पर जितना वो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है उसका एटॉमिक वॉल्यूम। दूसरा क्या होता है, एक डेफिनेशन है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही ना फॉर्मूला डेंसिटी का। हाँ, तो मैथमेटिकली फिर हम कैसे निकालेंगे, ये तो प्रैक्टिकली हुआ कि हम जो है सॉलिड सब्सटेंस है उसको मेल्ट कर दिए, नाप लिए, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम पता चल गया, 1 मोल को मेल्ट किए, जितना वो जगह कवर किया, मेल्ट होने के बाद वही उसका वॉल्यूम है। मैथमेटिकली कैसे पता करेंगे, मैथमेटिकली तो यही है रिलेशन, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ आएगा, डेंसिटी यहाँ, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। उसी आधार पर यहाँ दिए एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल। हम कितना ले रहे हैं, 1 मोल ना, हम कितना रहे, हम मास ऑफ क्या, बोरा का नियम ले लेंगे, एक स्टैंडर्ड लिया। अभी बोले 1 बोरा तो क्या 1 बोरा का ले लेंगे मास, हाँ। 1 मोल से हम लोग केमिस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बनाया ना, पर मोल कैलकुलेट करते हैं, तो 1 मोल है ना। तो 1 मोल ऑफ एटम का मास को ही ना हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, हाँ। तो 1 मोल के मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, इसलिए मास को रिप्लेस कर दिया ग्राम एटॉमिक मास से, और डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी भी पता करने के लिए वही पानी में डुबा करते हैं, मालूम है, फिजिक्स में पढ़वे किए हो कैसे डेंसिटी निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं ना, समझ गए। तो डेंसिटी निकाल लेंगे और ग्राम एटॉमिक मास मालूम है, डिवाइड कर देंगे, बस वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये मैथमेटिकली हम निकाले और ये प्रैक्टिकली निकाले, समझ गए, क्लियर। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ।